संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में या नगर पालिका, नगर परिषद में या ग्राम पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि हैं संवैधानिक पदों पे, चाहे वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या गांव का प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, नगर पंचायत का चेयरमैन हो या नगर निगम का मेयर हो या विधायक सांसद हो, मंत्री मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, सबके बच्चों का और उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। मुझे इसलिए जागरूक करने निकला हूं कि जाग जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अपने हक ले लो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आजादी से अपने बात रखने की आजादी भी देश में खत्म हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, इतना बैकलॉग है। आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैं एयरपोर्ट पे था, एक इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, 300 के लगभग लोगों की जान चली गई। और आज की मैं रिपोर्ट कर रहा था कि 53% बैकलॉग है, 53% नियुक्तियां खाली पड़ी है, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आता कि 53% नियुक्तियां भरनी है। आप समझो 2 आदमी का काम 1 आदमी से ले रहे, इसलिए कई बार नुकसान उठाना पड़ रहा। तो ये मांग भी हमने प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए अपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। प्यारे साथियों, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और उन पर आपसे चर्चा करनी, इसलिए मैं यहां से शुरू करूंगा कि मैंने पार्लियामेंट में सरकारी सिस्टम किस तरह सुधरे अस्पतालों में, इसके लिए मांग रखी थी कि अगर इसको सुधारना है तो हमें सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नीति बनाने वाले और नीति लागू कराने वालों के परिवार का हित उससे जुड़ा है। कैसे? नीति बनाने वाले यानी कि संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में या नगर पालिका, नगर परिषद में या ग्राम पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि हैं संवैधानिक पदों पे, चाहे वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या गांव का प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, नगर पंचायत का चेयरमैन हो या नगर निगम का मेयर हो या विधायक सांसद हो, मंत्री मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, सबके बच्चों का और उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। और उसी तरह से जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी हो या ग्राम पंचायत में सबसे जो छोटी इकाई है वहां सेक्रेटरी, जिसको हम सचिव कहते हैं, वो चाहे कानून हो, तहसीलदार हो, नायाब हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, डीएम हो, कमिश्नर हो या अपर सचिव हो, मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, जितने भी पद हैं, चाहे पुलिस के हमारे सिपाही हो, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, सबके बच्चों का इलाज बीमार होने पर उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। और जो डॉक्टर का इलाज कर रहा है उसके बच्चों का इलाज भी, उसका इलाज भी सरकारी अस्पताल में होना। आप देखना, जिस दिन ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, ऐतिहासिक क्रांति हो जाएगी, शानदार बिल्डिंग होगी, सारी सुविधाएं होंगी, पूरे डॉक्टर होंगे, स्टाफ की कमी नहीं होगी, अनगिनत काउंटर होंगे, दवाइयां भी वहां मिलेगी, टेस्ट भी वहां होंगे, जेब भी नहीं कटेगी और जान भी नहीं जाएगी। मेरी बात को याद रखना, जान भी बचेगी और समाज भी बचेगा और जेब भी नहीं कटेगी, क्योंकि मानव जीवन सबसे अनमोल है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। मैंने अपने पिता को अपने पैसे की कमी के कारण किसी और के पिता की, किसी बहन की, किसी भाई की, किसी के पति की, किसी की मां की, किसी के बच्चों की जान न जाए, इसका फैसला हमें करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि क्षेत्र मदीना में, बिल्लोर में
मुझे जान के बड़ी तकलीफ हुई। मैंने अधिकारियों को बहुत फटकार लगाई कि डायलिसिस चल रहा था, एक मुस्लिम भाई 26 साल का डायलिसिस चल रहा था, लाइट चली गई, जनरेटर में तेल नहीं था, उसकी तरफ तरफ से जान चली गई डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। आप समझिए, जिस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जनरेटर नहीं है, जनरेटर में तेल नहीं है, आप समझिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो। इसलिए ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गोरखपुर में बहुत जगह पे इलाज की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोग की जान गए, बहुत सारे बच्चों की जान गई। दूसरा, एक क्रांति और करनी है, सरकारी स्कूलों की हालत बदलनी। और आपने देखा, ये सरकार तो सरकारी स्कूल बंद कर रही है, 22,000 है, 22,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आप मुझे बताओ, कटियार साहब और प्रोफेसर हैं, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? बताओ, अमीरों के या गरीबों के? ईमानदारी से बताओ, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के भविष्य बदलता है स्कूल से। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आया हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा मैंने ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल में की है, तो मेरे जैसा आदमी सरकारी स्कूल से पढ़ के वकील बन सकता है, लोकसभा का सांसद बन सकता है। उन सरकारी स्कूलों को एक योजना के तहत बंद किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल बंद हो और प्राइवेट स्कूल वालों की मौज आए, सरकार को डोनेशन मिले और गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। किसान का बेटा किसान बने और मजदूर का बेटा मजदूरी बने, मजदूर का बेटा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS न बने। ये सोची सपनी साजिश है, हमें ये समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। सबके पास समस्या है, सब कहते हैं ये समस्या, ये समस्या। मैंने पार्लियामेंट में समस्या का जिक्र नहीं किया, मैंने समाधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कैसे अच्छी करोगे? मैंने कहा अच्छी ऐसे होगी जब नीति बनाने वाला और लागू कराने वाला, यानी कि जो संवैधानिक होगा, जिसका मैंने जिक्र किया था, राष्ट्रपति हो या ग्राम पंचायत के मेंबर की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। तो मैंने कहा जब जो टीचर पढ़ाता है, जो जिलाधिकारी उसका निरीक्षण करता है, उसकी निगरानी करता है, जो कमिश्नर जिले की निगरानी करता है, जो सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी हैं जो कमिश्नर की जिले की निगरानी करते हैं, जो संवैधानिक पद हैं, DM हो, SDM हो, कमिश्नर हो, पटवारी हो, तभी बेटी भी अच्छी होगी, पंथों की लड़ाई ऐसी लड़ेंगे। क्योंकि बड़े लोगों के बच्चों की बात है, उनके बीच से हमारे भी कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल में सुधार अगर करना है, उनको बंद करने से काम नहीं चलेगा, उनमें सुधार लाके और उनमें अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बच्चों को, नेताओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आप देखना भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और पढ़ाई अच्छी मिलेगी, मिलनी चाहिए पढ़ाई। कितने मैंने नाम गिना है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई, कितने नाम गिना है, ब्रह्मानंद लोधी जी, कितने नाम लिखवाए, रामसु वर्मा जी, कितने नाम आपको बताया, प्रकाश वाल्मीकि जी, ये सब शिक्षा के रूप में। इसलिए कह रहा हूं, और बाबा साहब ने तो कहा शिक्षा श्रेणी का वो युग है जो पिएगा वो धन है। आज अगर चंद्रशेखर यादव के बोल रहा है तो ये शिक्षा की देन है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हम सब मिलकर देने का काम है। साथियों, जितना बैकलॉग है उस बैकलॉग को भरा जाना चाहिए और पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। ये मांग भी सरकार को हमारी पूरी करनी चाहिए और अगर सरकार पूरी नहीं करेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा पहली कैबिनेट में सारा बैकलॉग निकलवा के उस बैकलॉग को भरने के आदेश दिए जाएंगे। मेरी बात को ध्यान रखें। दूसरा, जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो शुल्क लिया जाता है वो शुल्क को हम लोग जीरो करने का काम करें। मेरी बात को ध्यान रखें। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो कोई शुल्क नहीं लगेगा और
पेपर नहीं लीक होगा, मेरी बात को याद रखना, पेपर नहीं लीक होगा, पेपर नहीं लीक होगा और 70,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण का घोटाला नहीं होगा, मेरी बात को याद रखना। इसका जो हक है वो मिलकर रहेगा। सारे नेता हैं पिछड़े वर्ग के, इन दलों में, इन पार्टियों में 20,000 पद खाए, 20,000 बच्चों का, 20,000 परिवारों का भविष्य उजाड़ दे और ये सरकार डरते ताली बजा के तमाशा देखती रही। हाईकोर्ट ने उनके फेवर में आदेश कर दिया। मैं 5 दिन तक लखनऊ में जमीन में पड़ा रहा, आधी तूफान में, गर्मी में, तब जाकर वो पद मिले थे। हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर कर दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये देना नहीं चाहती, मेरी बात को आप याद रखना। ये तो आपको जमीन पर लिखा के और ना तो दूसरों से भीख चाहती है सरकार का, समझने का काम करो। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन, अब इसमें ये बात बड़ी चुभती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो फायदा होगा तो वो क्यों रुक गए। इसमें सिर्फ ये सरकार दोषी नहीं है, इनसे पिछले वाली सरकार ने भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में भरवा के हमारे दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के कर्मचारियों को उनके अधिकारों को छीनने का काम किया, उनके खून के आंसू उनको रुलाने का काम किया। अगर इनकी जवाब में होता तो मैं कहता SC ST के साथ ओबीसी और माइनॉरिटी को भी जोड़ लो, इनको भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का नाम दो, इनको भी प्रमोशन रिजर्वेशन का नाम देके मुख्य पदों में जाने का मौका दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रमोशन में आरक्षण SC ST ओबीसी को हम लोग दिलाते रहेंगे, माइनॉरिटी की, मेरी बात को आप याद रखना, लिख रहे। और पुरानी पेंशन को जिस तरह खत्म किया गया, आज हमारे साथ सचान जी हैं, सचान जी जैसे सीनियर लोग पुरानी पेंशन की वजह से हर परिवार में सम्मान का जीवन प्राप्त करते थे। तुलसीराम जी सम्मान का जीवन प्राप्त करते थे, परिवार में दिक्कत होती थी और संघर्ष करने वालों की मदद भी कर पाते थे। लेकिन पुरानी पेंशन खत्म करके इस समाज की रीढ़ तोड़ने का काम कर दिया, तो इसी सरकार ने, जो केंद्र और राज्य में, इसी सरकार ने काम करने का। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पुरानी पेंशन लागू हो जाए। प्रत्येक गांव में पक्की सड़कें बनाने के लिए, और जो बिजली का बिल है, आप बताओ, बिजली विभाग को निजीकरण की भेंट चढ़ा रहे हैं, देखा नहीं, सुना नहीं सुना। आज 1 लाख परिवारों को उनकी सरकारी नौकरी छीनने का और तमाम तरह से जो आप सुनना, मेरी बात को क्यों कर रहे हैं प्राइवेट, आपको पता है, जानना चाहते हो? बिजली प्राइवेट होगी तो महंगी होगी, महंगी होगी तो गरीब लोग सोलर की तरफ भागेंगे, और सोलर का काम किसके पास है? गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किसको मदद करने का काम किया जा रहा है, इसलिए बिजली को महंगी करने का काम किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अगर निजीकरण के जरिए इन कर्मचारियों की नौकरी छीनने का काम करेगी सरकार, तो उत्तर प्रदेश में बंद उड़ाने का काम हम लोग करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की सिस्टम को ठप करने का काम हम लोग करेंगे, उन अधिकारी कर्मचारियों की रक्षा करने का काम करेंगे। और मैं बिजली विभाग के साथियों के साथ साथ अन्य विभाग के साथियों को भी बताना चाहता हूं, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे कतल आपका है, उसके कतल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कतल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज दिल्ली विभाग के जो लोग चुप अधिकारी कर्मचारी दूसरे ढालोगे, कल आपके भाग का नंबर आएगा, तब एक ही आदमी आपके लिए खड़ा होगा, एक ही संगठन आपके लिए खड़ा होगा, एक पार्टी आपके लिए खड़ी होगी, वो है भीम आदमी आजाद समाज पार्टी, और आपके लिए संघर्ष करने वाला भाई चंद्रशेखर आजाद। प्यारे साथियों, आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कानून व्यवस्था का यह हाल है, गरीबों की बच्चों की अस्मतें लूट रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उन्हें मार के लटकाया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कौशाम्बी में क्या हुआ? कौशाम्बी में जिस परिवार के को अपमान देना पड़ा, उसी परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा। कौशाम्बी में 5 समाज के लोगों के साथ क्या हुआ? हमारी टीम आ गई थी
और बहुत जल्द मैं भी कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा। इस मंच से आपको ऐलान करके कह रहा हूं, उनके लिए लड़ने का काम करूंगा। मैंने मांग की है उसमें सीबीआई जांच हो। सरकार अगर सच्ची है तो सीबीआई जांच करा दे, दूध का दूध पानी का पानी करा दे। अगर जो दोषी हो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार के दम पर दोषियों को बचाने का काम सरकार न करे, इसके परिणाम घातक होंगे। लेकिन बाल समाज पिछड़ा वर्ग जा गया, ये कुर्सी भी आपके नीचे से ठीक रहेगा, जिस कुर्सी में बैठ के दम का कर रहे हो, दमन कर रहे हो। मेरी बात को याद है, एक घटना नहीं है। आप कोई सा जिला उठा लो उत्तर प्रदेश का, रोज हत्याएं हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज घर जलाए जा रहे हैं, रोज जमीन छीनी जा रही है, रोज मारा पीटा जा रहा है जाति के आधार पे। और इस कानपुर में आ जाओ, दूर दूर जाते रहो। सीएम ईमानदार था तो निलंबित हो गया, हो गया नहीं हो गया। कानपुर में हुआ नहीं हुआ, कल ही तो हुआ है शायद, कल परसों में ही तो हुआ, भूल तो नहीं गए। सीएम को कह रहे हैं सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। कौन से सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं? सीएम ने कहा सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। सीबीआई ने जिस संस्था को चार्जशीट दी है उसको काम नहीं दूंगा, तो सीएमओ निलंबित हो गए। और सीएमओ बेचारे पीसी करके कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो गया, और आधी सरकार उनकी तरफ है और आधी सरकार दूसरों की तरफ। और मैं यहां से सीएमओ साहब को कहना चाहता हूं, समाज में रहोगे तो आपकी तरफ हाथ उठाने से पहले 1000 बार चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा, सरकार हो जाएगी। और अगर उन्हीं के गुणगान गाओगे, उन्हीं की बात बोलोगे, उन्हीं की बोली बोलोगे, उन्हीं के विचार में रख जाओगे, तो निलंबित नहीं होंगे। तमाम तरह का अपमान करना पड़ेगा, कोई पूछ नहीं आएगा। मेरी बात को संदेश के तौर पर कह रहा हूं, इस मंच से सीएमओ के माध्यम से तमाम अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूं, पिछड़े दलित वर्ग के, मुस्लिम समाज के और न्याय प्रतिष्ठा समाज के अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, समझदारी से काम करो। सम्मानित साथियों, प्रदेश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही, मॉब लिंचिंग, और स्पेशली मुसलमानों को तो टारगेट करके, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बैठे, मुसलमानों को तो टारगेट करके मारा जा रहा है। अगर जांच भी नहीं होगी तो पता लग जाए कि मुस्लिम नाम है, बुलडोजर चलेगा, पीटा जाएगा, गोली लगेगी, खास लड़ी जाएगी। और अगर पता लग जाए कि मुख्यमंत्री के परिवार के लोग हैं तो कितना बड़ा अपराध करने, कोई सजा नहीं होगी, पूरी छूट दी जाएगी। और अपराध करो और मत करो, कोई पूछने वाला नहीं। आपको पुलिस पीट रही है, अभी पुलिस को पीटा, थाने में घुस के पीटा, कई जांच के लिए गए तो वहां पिटा, इस छाती का इकबाल नहीं। इनके माथे पर अशोक की नाथ, अशोक पार्लियामेंट में अगर पुलिस के भाइयों के लिए किसी ने आवाज उठाने का काम किया तो चंद्रशेखर आजाद ने। इनके 8 घंटे की ड्यूटी हो, बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, सप्ताह में 2 छुट्टी मिले, वेतन संख्या दूर हो, नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाए और इनको अपने परिवार के बीच रहने का मौका मिले। ये मांग के किसी ने की है तो चंद्रशेखर आजाद ने की है। प्यारे साथियों, आशा बहनों का की वेतन वृद्धि हो, आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि हो, भोजन माताओं बहनों की वेतन वृद्धि हो, ग्राम पंचायत को रोजगार सेवक हैं, पंचायत सहायक हैं, पीआरडी के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, उनकी भी तनख्वाह वृद्धि, उनके वेतन वृद्धि की मांग अगर किसी ने की तो पार्लियामेंट में जाकर चंद्रशेखर आजाद ने की, आपकी शक्ति से की, आपकी हिम्मत से। पत्रकार भाइयों के लिए सुरक्षा की मांग की, वकील भाइयों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग की। तमाम लोगों के लिए मैं जाति देखा, ना धर्म देखा, ना ये देखा कि मेरे साथ इस वक्त जितनी पीड़ा उन तक पहुंची उसकी आवाज बनने का काम किया, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। सम्मानित साथियों, ठेकेदारी पर जो नौकरियां हैं, और ये बड़ा कड़वा है लेकिन मैंने अपनी करीब से देखा है, भारत में सेना पे हमारा जवान शहीद होता है, वो भी नौकरी करता है, उसके लिए मेरे पास शक नहीं,
सेना के जवानों का बलिदान हुआ बॉर्डर पे, मैं उनके परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि भेंट करता हूं, आदरांजलि भेंट करता हूं, उनको नमन करता हूं, उन परिवारों के लिए हिम्मत की प्रार्थना करता हूं कुदरत से, क्योंकि वो सेना के जवान जब बॉर्डर पे हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए खड़े होते तभी हम सुरक्षित होते हैं। लेकिन साथियों, जो सीमा में मरता है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। वो भी नौकरी करता है, उसका जीवन भी मूल्य रखता है, उसकी मां को भी पैदा करते हुए दर्द होता है, उसके जाने में उसके बच्चों को भी, उसकी पत्नी को भी, उसकी बहन को भी, उसके पिता को भी, उसकी मां को भी दर्द होता है। क्या उसका दर्द अलग नहीं होता? उसको तो कोई सम्मान नहीं देता। वो तो मजबूरी में 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 17,000 की नौकरी पे पहला उठाता है, जिसको सबसे अपमानित काम माना जाता है, उसमें भी पक्की नौकरी नहीं देते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी कच्ची नौकरी नहीं रहेगी, सबको पक्की नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात का जितने डिपार्टमेंट में सरिया रखी गई है, आउटसोर्सिंग रखी गई है, उनको सूचीबद्ध करके योग्यता के आधार पे उनकी नौकरियों को पक्का करने का काम करेंगे। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और ठेकेदारी सरिया पे अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। सीवर में इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूं, इस ठेकेदारी प्रथा को भी खत्म करेंगे। सम्मानित साथियों, किसानों को उनकी फसल पे एमएसपी की गारंटी हम लोग देंगे कि उनकी फसल सड़े नहीं, उनको नुकसान नहीं। क्योंकि जब किसान की फसल पकती है तो कुदरत उसकी परीक्षा लेने के लिए घनघोर बादल लगा दे। घनघोर बादल को देख के किसान कभी कभी डर जाता है। मेरे जैसा किसान तो नहीं होता। जिस किसान ने 16 महीने जेल में काटे, कितने महीने दोबारा बताओ, कितने महीने? जिसने 16 महीने 10/6 की काल कोठरी में काटे हों, जिसने देश की बड़ी बड़ी जेल तिहाड़ 2 बार देखी हो, जिसके बदन में जितनी हड्डियां नहीं उससे ज्यादा जिसने लाठियां खाई हो, जिसके दांत तोड़ दिए गए हो, पैरों में नखून खींच ले गए हो, जिसकी रीढ़ के अंदर में 4 जगह गैप हो और जिसने गोली खाई हो, मौत को सामने से देखा हो, वो चंद्रशेखर आजाद आपसे डरने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कि किसानों को फसल का एमएसपी गारंटी देंगे और जब तक पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता उनको रोजगार भत्ता दिलाने का काम करेंगे। इस बात को लिख लेना बहुत है। प्यारे साथियों, यही कानपुर में 18 जून को 50 झोपड़ियां जल गई थी, क्योंकि वो अमीरों के महल नहीं थे, गरीबों की झोपड़ियां थी। आज तक सरकार ने शायद कोई मुआवजा नहीं दिया उन परिवार को, कभी उत्तर प्रशासन ने भी सुन नहीं ली। इसलिए सुन नहीं ली कि फर्क नहीं पड़ता उनके जीने मरने से, क्योंकि ये व्यवस्था उनको इंसान भी नहीं मानती। आज बिजली की बेतहाशा कटौती हो रही है। किसी जिले में चले जाओ, कई 6 घंटे कटौती, 8 घंटे कटौती, कोई पूछने वाला नहीं है। इस सरकार को 8वां साल लग गया है। ये सरकार सो रही है, इनको नहीं पता कि बिजली के लिए क्या व्यवस्था इन्होंने की है। इनका तो एक ही दृश्य है कि निजीकरण करना है बिजली का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन बिजली के बिलों को भी कम करने का काम करेंगे और सस्ती बिजली लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, शिक्षा मित्र बहुत परेशान आंदोलन कर रहे हैं, उनका समायोजन करने का काम भी हम लोग करेंगे जो ये सरकार नहीं कर पाई। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उनको 10,000 रुपए की नौकरी पर काम करना पड़ रहा है, उनको सम्मानित वेतन दिलाने का काम हम लोग करेंगे, पक्की नौकरी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और प्यारे साथियों, मैं इस मंच से तमाम SC ST OBC के साथ साथ अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये प्रार्थना, ये निवेदन करने के लिए आया कि आप लंबे समय से ठगे गए, तमाम तरह से चुनाव के समय आपको लुभावनी बातें करके आपको ठगने का काम किया जाता। और जब आपके नेताओं पे अन्याय होता है या आपके समाज पर अन्याय को पूछने वाला नहीं होता,
पूरे देश भर में जहां भी किसी मुस्लिम भाई का अन्याय हुआ होगा, फिर राजनीति के भाइयों ने आगे बढ़कर लड़ाई को लड़ने का काम किया होगा, उनको का बदलने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी आपको देना चाहिए। देना चाहिए, देना चाहिए, बताओ, देना चाहिए, देना चाहिए, हाथ उठाने बताओ, देना चाहिए, देना चाहिए। एक मौका देने के बाद दोबारा किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको भी आपके सम्मान और रिश्तेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सा। प्यारे साथियों, शहीद मेजर सलमान खान बस अड्डे पर उनके नाम का बोर्ड जो अभी तक नहीं लगा है, उसको लगवाने के संबंध में एक एप्लीकेशन आई। मैं इसके लिए अधिकारी से बात करूं, लेकिन अब मैं आपको भी कुछ काम बताना चाहता हूं। पहले आप बताओ कि आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे, बताओ। क्या आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद करोगे नहीं करोगे, बताओ। ये दोनों हाथ उठाने बताओ। जब एक हाथ उठाएगा उसकी नहीं मानूंगा। जैसे हमारे एक सज्जन ने जो कैद लगाने बैठे एक ही हाथ उठाया, मेरी नजर तो सब पे रहती है, जब दोनों हाथ उठाएंगे तभी मैं मानूंगा। माँ बाप ने दोनों हाथ उठा लिए। अब आप गौर से मेरी बात को सुनो, बहुत शांति से। आप मैं आपसे सबसे पहले बात देखो भाई, उनके मुकाबले का मीडिया तो हमारे पास नहीं है, नहीं है ना। उनके मुकाबले का धन तो हमारे पास नहीं है, साधन तो हमारे पास नहीं है। उनके मुकाबले की का बहुबल तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या? जैसे मान्यवर ने कहा था कि हमें अपने छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़े कामों को अंजाम देना। और उन्होंने ये भी कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, जीवन में आपकी किसी से नाराजगी हो सकती है, विधानसभा स्तर में आपकी किसी से नाराजगी हो सकती है, प्रदेश स्तर पर मंडल स्तर पर आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है, ये आंदोलन वैचारिक है। हमें पीछे नहीं हटना किसी की बातों से, हमें लगातार आगे बढ़ना है और इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाना है। और मंजिल तक पहुंचा के उन गरीब माओं के आंसू पूछने हैं, उन गरीब बहनों के आंसू पूछने हैं, उन भूखे पेटों में रोटी पहुंचानी है, उन टूटे छपरों को मकान में बदलना है और उन उदासी वाले चेहरों पर खुशी लानी है, रोज। ये काम अकेले हम सब लोग नहीं कर सकते जब तक आपका साथ नहीं रहेगा। आप जब तक घर से निकल के, क्योंकि जब हम 8 घंटे अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो जिन महापुरुषों के कार्य से संघर्ष से हमें ये स्वाभिमान का जीवन मिला है, उस संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को मजबूत करने के लिए, काशीराम साहब के संघर्ष को मजबूत करने के लिए, आरएसएस संघ के संघर्ष को पूरा करने के लिए, क्या हम 1-2 घंटे भी अपने दर्शन करके काम नहीं कर सकते? आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब सब कुछ लूट रहा था, निजीकरण हो रहा था, संविधान पे हमला हो रहा था, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही थी, जब हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा था, जब खेती की जमीन लूट रही थी, तब आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या जवाब दोगे का सवाल? क्या पीढ़ी आपको पूछेगी? नहीं पूछेगी, जरूर पूछे। क्या जवाब दोगे? क्या देने आए थे? क्या लेकर जाओगे? इसका जवाब आपसे पूछा जाए। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका जीवन, उसका आना जाना व्यर्थ होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर सच में आपके अंदर जो बातें मैंने बताई उनको पूरा करने की गलत है, चाहत है, तो फिर मेरे साथ घर से निकलो और जिस बस्ती में रहते उस बस्ती में घर घर जाकर मेरी बात को पहुंचाओ, आजाद समाज पार्टी के विचारों को पहुंचाओ, महापुरुषों की बात को पहुंचाओ, गली गली प्रचार करो, गली गली में संगठन बनाओ, बूथ का संगठन बनाओ, सेंटर का संगठन बनाओ, भाईचारा कमेटियां बनाओ, विधानसभा कमेटियां बनाओ, जिला कमेटियां बनाओ, प्यार बढ़ाओ, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। चीटी चीटी के पीछे चलती है, देखिए भेड़ भेड़ के पीछे चलती है।
गधा भी गधे के पीछे चलता है। आप तो इंसान हो, आप तो समझो कि आपके लिए कौन लड़ रहा है, आपको किसके साथ चलना है। भाई मैं संघर्ष तो बहुत कर रहा हूं, आप जानते हो मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं कि मैंने अपनी जान को भी दांव पे लगा दिया। मैं गोलियों से भी नहीं डरता, भीड़ में से कहां से गोली चलेगी और मेरा सीना चीर के चले जाएगी, मुझे इस बात की परवाह नहीं। आज एक बार कह रहा था, एक बार इतिहास याद रखेगा। अगर आपने जल्दी साथ दिया तो 27 में इनकलाब ला देंगे, और अगर आप देर से जागे तो थोड़ी सी देर रहेगी, लेकिन संकल्प पक्का है। मर सकते हैं, झुक नहीं सकते, दिख नहीं सकते, रुक नहीं सकते, और जब तक महापुरुषों का कारा मंदिर तक पहुंचेगा नहीं तब तक मर भी नहीं सकते। कितनी गोली चला लो सूरज को धूल फेंक के खराब नहीं किया जाता। मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर सच में आप इस आंदोलन से प्यार करते हैं, अगर आप इन नौजवानों के संघर्ष से प्यार करते हैं, अगर आपके दिल में कुछ कर्ज लेने की तमन्ना है, तो इतनी बड़ी संख्या है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी संख्या है। अगर दिन में 1 घंटे की काम करोगे तो 27 में और 27 से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट आएगा, जमीन जमीन पे प्यार प्यार से धीरे धीरे कचरे की चाल से जो इनकलाब आएगा, उसको देख के अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाएगी। मेरी बात को मेरे साथ आप नगीना के लोगों का धन्यवाद दो, दोनों हाथ मांगे, ऐसे दोनों हाथ मांगे नगीना के लोगों का धन्यवाद दो कि उन नगीना के लोगों ने आपके इस भाई को ताकत देने का काम किया, आपको ताकत देने का काम किया, इस आंदोलन को ताकत देने का काम किया। नगीना के लोगों ने ताकत दी तो पार्लियामेंट में जाके मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अवकाश कराने का काम किया, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे अवकाश कराने का काम किया, और चाहे कोई कर्मचारी उनकी मांग उठाने का काम किया, पुराने पेंशन की मांग उठाई और सोर्सिंग के खिलाफ आवाज उठाई, लोग के खिलाफ आवाज